अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं मोहसिन पाकिस्तान पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जिनका सबसे ज़्यादा किरदार था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुतल्लक कुछ अहम बातें और कुछ अहम हकायक आपके साथ रखने जा रहा हूं। किस तरह से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत ना बनने दिया जाए। क्या क्या उन पर इल्ज़ामात लगते रहते थे कि उन्होंने करप्शन की एटमी कुव्वत बनने के नाम पर और पाकिस्तान के वसाइल को खाया। उसकी हकीकत क्या थी? और सबसे जो अहम बात जो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि शायद वो पाकिस्तान में ही मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ही एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया। ये सब बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहली बात जो कि मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान में मौजूद थे जब पाकिस्तान ने एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से खरीदा था? तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान का एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने का जो मुआहदा हुआ था, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की किसी किस्म की कोई भी जो आप कह सकते हैं कि मदद शामिल नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1974 में मौजूद थे होलैंड में। होलैंड, जर्मनी और बरतानिया, ये तीनों ममालिक उस वक़्त एटमी तरीक़ाकार पर काम कर रहे थे कि नए तरीके से एटम बम को बनाया जाए। और ये काम चल रहा था तकरीबन 20 साल से। इन तमाम जो ममालिक हैं, इनके सियासतदान उस वक़्त होलैंड में अलमीलो के मुकाम पर यूरेनिको नामी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और इसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए इन तीनों ममालिक ने बहुत से साइंसदानों पर मुश्तमिल एक टीमें बनाई हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस टीम के मेंबर थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का उस वक़्त का मैं तारुफ़ करवाता चलूँ तो ये बहुत ज़्यादा आलमी शोहरत याफ़्ता किताबें लिखने वाले उस वक़्त मुसन्निफ़ थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बिल्कुल भी नहीं पता था कि पाकिस्तान एटम बम बनाने के लिए ये सारा माजरा कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेटोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई थी और उनको यूरेनियम को अफ़ज़ोदा करने का भी बहुत ज़्यादा इल्म था। वही तरीका जिसके ज़रिए आजकल एटम बम बनाया जा रहा है। लेकिन उस वक़्त तक ये तरीका जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस वक़्त की जो पाकिस्तान की स्टील मिल है, उसको बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली में देखते हुए मुतअद्दिद बार ख़त लिख चुके थे उसके हुकाम को कि जनाब, मैंने मेटोलॉजी में डॉक्टरेट किया हुआ है और मैं आप जो ये बार-बार तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं, आप माली खसारे में जा रहे हैं, मैं आपको इस तमाम चीज़ों से निकाल सकता हूँ। तो बराए मेहरबानी आप मुझसे राब्ता करें और मुझे पाकिस्तान बुलाएँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। लेकिन मुतअद्दिद बार आला अफ़सरान से उन्होंने राब्ते किए, लेकिन किसी तरफ से भी उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब ये तरीक़ाकार उन्होंने बार-बार देखा, तो उन्होंने फिर बहुत ही उकताते हुए मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना एक ख़त तहरीर करके दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मेटोलॉजी में डॉक्टरेट की है, आलमी शोहरत याफ़्ता किताबें लिखी हुई हैं, उसके साथ-साथ मैंने यूरेनियम को अफ़ज़ोदा करने की भी बहुत ज़्यादा मुझे महारत है। तो मैं स्टील मिल को खसारे से निकालना चाहता हूँ। जब ये बात सुनी यूरेनियम के मुतल्लक, तो उस वक़्त मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चौंका से गए, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये शख़्स एटम बम बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंपल एक जवाब दिया कि आप बगैर किसी को शक में डाले पाकिस्तान पहुंचे छुट्टियां लेकर और मुझसे मुलाकात करें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चंद माह बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस पाकिस्तान आए और मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उन्होंने बातचीत की। जब मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया कि हमने एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट खरीदा है, हम एटम बम बनाना चाहते हैं, तो वहां पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जवाब दिया कि आपने तो एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने के लिए समझ लें कि एक सफ़ेद हाथी खरीद लिया है, जिसका आपको किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बस आप इसमें इसको नुमाइश में रख सकेंगे। उन्होंने वो तरीकाकार बताया कि जिस तरीके से आप एटम बम बनाना चाहते हैं, उसमें एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का चौथा नंबर है। यानी कि आप अगर एटम बम इस तरीके से बनाना चाहें, तो सबसे पहले आपको ईंधन बनाने का रिएक्टर लेना पड़ेगा, पानी को जो प्रोडक्शन प्लांट है, उसका रिएक्टर लेना पड़ेगा, फिर इस आपको पैदावारी रिएक्टर लेना पड़ेगा, फिर चौथे नंबर पर एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का जो रिएक्टर है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले चौथा खरीद लिया है और पहले 3 का तो आपको किसी ने बताया ही नहीं। तो आप इस तरीके से एटम बम बनाने में अगर लगेंगे, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप एटम बम बनाने के लिए लगे हुए हैं। अभी तक तो आपने ये बताया है कि हम एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट से अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। उस वक़्त मैं आपको बता दूँ कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने हमला किया था,
वो एक तरीकाकार था जिसमें कुदरती प्लूटोनियम को केमिकल रिएक्शन के जरिए BU-239 तरीकाकार के जरिए एटम बम बनाया जाता था। लेकिन क्योंकि वो 1945 का दौर गुजर चुका था, तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और 1975 में 30 साल गुजर चुके थे, टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हो चुका था। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और होलैंड, बरतानिया और जर्मनी दूसरे तरीकाकार पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी कहा कि मुझे आप 7 साल दें, मैं आपको एटम बम बनाकर दूंगा। 1 साल के लिए वो चले गए दोबारा से होलैंड। उन्होंने यहाँ पर मुनीर अहमद खान नामी सियासतदान साइंसदान को बता दिया कि आपने इस तरह से काम करना है एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट पर। साल बाद जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस आए तो देखा तो काम वहीं का वहीं रुका हुआ था। हुकूमती खजाने से फंड आते थे, खाए जाते थे, सिविल इंतजामिया खाती थी, वहाँ के मुतलका जो लोग थे वो खाते थे, काम वहीं का वहीं रुका हुआ था। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से रिपोर्ट मांगी, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मायूस होकर कहा कि मैं आपको क्या रिपोर्ट दूं जब यहाँ पर कोई काम हो ही नहीं रहा। आपने एक ऐसे शख्स को वहाँ का इंचार्ज लगा दिया है, MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वहाँ के एक शख्स, उसको इन्होंने एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का जो काम हो रहा था उसका इंचार्ज लगा दिया। उसको पता ही नहीं था यूरेनियम अफसोदा कैसे करनी है। तो ये सारे तरीकाकार पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत ज़्यादा मायूस हुए और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान से दोबारा हमेशा हमेशा के लिए जाने का प्लान कर लिया। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने बता दिया और उसके बाद वो जाने ही वाले थे कि मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मौलाना कौसर नियाज़ी से ये बात की कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए बहुत 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 अहम है और इसको हर हाल में रोकना है क्योंकि ये हमें एटम बम बनाकर देगा। फिर दोबारा से उनसे दरख्वास्त की गई, उनको इस मामले में अपने एतमाद में लिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक बात कही कि मैं अपने तरीकाकार से काम करूंगा, मुझे कुछ लोग चाहिए, चाहे वो फौज से मिल जाएं या फिर किसी और इदारे से साइंसदान मिल जाएं, और मुझे फंड्स की किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि इस तरह से मैं फिर काम करूंगा। जो लोग इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर करप्शन के इल्जामात लगाते थे, उनको एक सादा सा जवाब है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जब $300 मिलियन का पाकिस्तान ने एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने का मुआहदा किया था, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि इस मुआहदे में आपकी सिर्फ और सिर्फ मैशियत तबाह होगी, क्योंकि इस एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जितनी भी जिंदगी गुजरी वो इंतहाई सादगी से गुजरी थी। कोई उन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं बनाया था। तो करप्शन के इल्ज़ाम तो तब लगाने चाहिए जब कोई शख्स करप्शन करे और फिर वो करप्शन करती हुई नज़र भी आए। अब तीसरी तरफ बात कर लेते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने फिर एटम बम बनाने के बाद किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी पीछे गुजरने वाले और जो इस वक्त मौजूदा लीडर हैं जो कि किसी ना किसी हद तक मुल्क के हक में बेहतर हैं, उनको आलमी ताकतें बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद कर चुकी हैं। सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आप देख लें, वो भी एक वक़्त था कि हिंदुस्तान से मायूस होकर, मुसलमानों से मायूस होकर चले गए थे बरतानिया। वहाँ से फिर कुछ रिवायात तारीख़ ये कहती है कि उनको ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि हमने तो आपको इस काम के लिए चुना था, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, आप मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, आप हिम्मत करें। कुछ जो हैं वो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको समझाकर वापस लेकर आए थे। उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी कौम ने बहुत ज़्यादा मायूस किया, लेकिन उन्होंने फिर भी कौम के लिए कुछ ऐसा लिख दिया कि अभी तक उनकी शायरी इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के जो बनाने वाले थे, जो सियासतदान उस वक़्त सियासी जद्दोजहद करने वाले थे, मियाँ लियाकत अली, उनको भी उस वक़्त इन्होंने शहीद करवा दिया। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं, उनको उनको भी ख़त्म कर दिया गया बीमारी के नाम पर। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को भी कत्ल करवा दिया गया और उससे पहले जो मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको भी कत्ल करवाया गया। बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल करवाया गया। अगर इनकी आप सियासी जद्दोजहद पढ़ें तो आपको इनमें खुददारी नज़र आएगी। इनमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा जो कि पाकिस्तान के हक में ये बेहतर कर सकते थे। इनकी छोटी-छोटी सियासी गलतियों के बदले में ये कुछ ऐसा कर सकते थे, जो कि पाकिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। आज वही कुछ इमरान खान के साथ भी किया जा रहा है और चंद दूसरे सियासतदानों के साथ भी किया जा रहा है। एक वक़्त था जब यही काम नवाज़ शरीफ के साथ किए जा रहे थे, उसकी हुकूमत आती थी, गिरा दी जाती थी, आती थी, गिरा दी जाती थी। वो बेचारा फिर से कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सब कुछ करवा रही है। आज इमरान खान के साथ भी वही कुछ हो रहा है। हमारे जो सियासतदान हैं, ये एक वक़्त तक के लिए किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो इनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं और फिर ये चीखते हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया है। ये सारा काम आज तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट करती आई है और किसके कहने पर करती रही है? आलमी ताकतों के कहने पर।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भी यही कुछ हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।